आज की क्लास देखते हैं जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है। हालांकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उन थ्योरीज में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहली थ्योरी है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म जो था, इसको दिया था लेमार्क ने। ठीक है, इसका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लीरे एंटोनी डी मोनेट चेवेलियर डी लेमार्क। इसका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1744 को बाजेंटाइन पिकार्डी फ्रांस में। ठीक है, बाजेंटाइन मतलब टर्की बॉर्डर है, इस तरफ है, पूर्वी फ्रांस में है, ये स्थित है। वहां पर ये था, वहां पर जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी पेरिस में 1829 में। ठीक है, 18 दिसंबर 1829। तो ये जो है, ये जो लेमार्क जो है, इसने दिया था, जिसकी जो थ्योरी लेमार्किज्म, इम्पोर्टेंट जो लेमार्किज्म हम डिटेल करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर थे, इसके इफेक्ट लेके बैठे और नोट भी करते जाएं, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये बताया कि जो डिसेंट होते हैं, यानी कि जो प्रोजेनी होती है, वो अपने पूर्वजों से लक्षणों को लेकर के आते हैं, उन पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, और जिन ऑर्गन को, जिन अंगों का वो अधिक उपयोग करते हैं, वो अधिक विकसित हो जाते हैं। यानी ये पहला वे व्यक्ति था जिसने इवोल्यूशन को सिस्टेमेटिकली उसने किया था। ठीक है, ये पहला व्यक्ति था कौन? लेमार्क। लेमार्क के बाद दूसरी हम देखते हैं डार्विन। डार्विन अपने युग का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, और इसके साथ एक बात ये है कि जो विश्व के जो टॉप 100 वैज्ञानिकों की जब लिस्ट बनाई गई, तो उस लिस्ट में जो 5वें नंबर का जो नाम था, वो डार्विन का था। ठीक है, पहले नंबर पे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूटन नहीं थे, गैलीलियो नहीं थे। ठीक है, पहले नंबर पे न्यूटन, गैलीलियो, डार्विन, आइंस्टीन नहीं थे। पहले नंबर पे जो था वो, ठीक है, पहले नंबर पे विश्व के सबसे टॉप, मतलब सबसे अब तक की जिन्होंने विश्व की जो वैज्ञानिक को प्रभावित किया है, वो जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माना गया है, वो है गुटेनबर्ग। कारण जानते हो? उसका कारण था कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और उस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से पूरी दुनिया भर में एक वैज्ञानिक क्रांति आई, जिस कारण उसको सबसे टॉप वैज्ञानिक माना जाता है। और टॉप वैज्ञानिकों में 5वें नंबर पे डार्विन का नाम आता है, अब तक के विश्व के 5 वैज्ञानिक, विश्व के 100 वैज्ञानिक। तो डार्विन जो एक बड़ी, मतलब एक एमिनेंट फैमिली से था, इंग्लैंड की, जिसके पिताजी जो थे जो रॉबर्ट डार्विन, और इसके जो दादा थे रेसमस डार्विन, ये वहाँ के काफी जो वो थे रेपुटेड लोग थे। जो वो थे इसके पिताजी जो थे, वो इसके जो दादा थे, इसके बीच में बातें नहीं करो, और अपना वो बंद करो, अपना माइक सब लोग बंद करो। डार्विन का जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को हुआ था। ठीक है, सिल्सबरी, यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी मृत्यु हुई 19 अप्रैल 1882 को। ठीक है, लंदन में डाउने हाउस, उसके घर का नाम था डाउने हाउस। डाउन हाउस उसके घर का नाम था, उसके डाउने जो है उसके कस्बे का नाम था जहाँ पर रहता है। ठीक है, इसने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, वो थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, क्या होता है डार्विन पर हम पूरा इसको डिटेल हम पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि क्या है डार्विनिज्म क्या है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में अगली बार देखेंगे। शाम को दूं इसके जो ना किलो वाले अपना बंद करो तो सब लोग अपना। डार्विन की जो थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट फीचर था, वो था पहला था स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, यानी कि अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने अस्तित्व के लिए
अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन, अपने जो आसपास के वातावरण है, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को जो सबसे ज्यादा उसके अनुसार वो अडॉप्ट कर लेगा और वातावरण वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, वो सरवाइव करेगा, यानी जीवित रहेगा। इसलिए कहा गया कि सर्वोत्तर जीविता, ठीक है। या इसी को कहा गया नेचुरल सिलेक्शन, यानी जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी। और उसके बाद तीसरा उसमें दिया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिएशन, इवोल्यूशन को इसने पिछले इवोल्यूशन की मैंने परिभाषा में आपको बताया था कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल स्लो होने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी जीव की विभिन्न संततियों में उसकी होने वाली ये निरंतर प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे परिवर्तन के द्वारा एक नई प्रजाति का विकास होता है, ठीक है। तो ये जो नई प्रजाति का विकास होता है, यही इवोल्यूशन है। इसी को डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिएशन कहा, ठीक है। नई प्रजाति का विकास किस प्रकार होता है। दूसरी इसके बाद इसकी जो बाद में इसका जब वो थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का, इसका जब काफी विवाद होने लगा, विरोध होने लगा, तो इसके बाद इसने बीच में छोटी छोटी 2-3 थ्योरी और दी थी। हालांकि ये थ्योरी बाद में उतनी पॉपुलर भी नहीं हुई और उतना मान्य भी नहीं हुई। तो ये थ्योरी थी एक सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी। इस सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी में ये कहा गया कि प्रत्येक जीव में जब नर और मादा, क्योंकि उस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीजें बहुत ज्यादा खोजी और बहुत ज्यादा मालूम नहीं थी, तो उस समय जिसने दिया कि जो नर और मादा होते हैं, मेल फीमेल जो होते हैं, उन मेल और फीमेल में अपने प्रजनन के लिए अपने पार्टनर को चुनने की प्रवृत्ति होती है, जिसको सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी कहा था। इसीलिए देखा गया कि जो बहुत सारे जो जंतु होते हैं उनमें जो मेल होता है, वो मेल क्या होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। जैसे मोर को देख लीजिए आप, मछलियों में देखिए मेल के जो फिन्स होते हैं कलर्ड होते हैं। मोर को देखिए कितना सुंदर होता है। हाथी में देखिए कि हाथी में बड़े बड़े उसके टस्क होते हैं, है ना, हाथी के दांत होते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन इसमें ये दिया था, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा मान्य नहीं हुई। वैसे थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन और उसके थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, जिसको पेंजेनेसिस को आगे मैं तुमको बीच में बताऊंगा, मैं जर्म क्लास थ्योरी के साथ बताऊंगा। इसमें यह कहा था कि पेंजिन कहा था उसको, उसमें जो कैरेक्टर जमा होते हैं वो पेंजिन में जमा होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी थी अर्नस्ट हैकेल की, वो थ्योरी थी रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। जो इसमें अर्नस्ट हैकेल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, 1834 में इसका जन्म हुआ और 1919 में इसकी मृत्यु हुई। बहुत सारी पुस्तकें लिखी और सबसे मतलब इसकी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हम लोग जो अभी जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, इस बायोलॉजी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे कि इकोलॉजी, फाइलम, फाइलोजेनी, प्रोटिस्टा, ये सब नाम उसी ने दिया था। किसने दिया है? अर्नस्ट हैकेल ने दिया है, ठीक है। नोट भी करते चलना इसको सबको ना। दूसरी बात कि ये सिर्फ जूलॉजी मतलब ये बायोलॉजिस्ट नहीं था, नेचुरलिस्ट भी था, यूजेनिसिस था। यूजेनिक्स से इसलिए जो यूजेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट इसी ने दिया था। फिलोसोफर था, फिजिशियन यानी डॉक्टर भी था, प्रोफेसर था, मरीन बायोलॉजिस्ट था, आर्टिस्ट भी था ये, ठीक है। और इसने इसने बहुत सारी खोज, बहुत सारे नाम इसने दिए, बहुत सारे नई स्पीसीज इसने खोजी थी, बहुत सारे नए नक्शे उसने बनाए। जो जीनियोलॉजी जो रिलेटिंग थ्री प्रोडक्ट फॉर्म जो थे, मतलब फाइलोजेनी जो थी, जो हम आज को पढ़ते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ते हैं, है ना, कि कौन से जो प्राणी हैं वो प्राणी कहाँ से इसका विकास हुआ और कैसे ये आगे बढ़े। जैसे हम पढ़ते हैं कि कॉर्डेटा जो है नॉन कॉर्डेटा से विकसित हुए जो सिलोमेट जंतु थे, उनके बेस में हम एक पढ़ते हैं कि जो वो थे प्रोटोकॉर्डेट से जो डिफरेंट फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और मैमल का विकास हुआ। इसमें ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं हम जिसको बोलते हैं ना, लाइफ ट्री जिसको बोलते हैं, ये लाइफ ट्री जो है इसको सबसे पहले ये हैकेल ने ही दिया था। इसके बाद ये हैकेल के और इसमें हैकेल ने जो इम्पोर्टेंट थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था रिकैपिचुलेशन थ्योरी। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसको दूसरे तरीके से ऑन्टोजेनी
पेप्टिडेट फाइलोजेनी। अब समझो इसका मतलब बड़ा कठिन सा है कि इसका मतलब है क्या चीज। ठीक है, इसमें ये कहा कि यहाँ पर देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जंतु किसी जीव की, या जंतु जरूरी नहीं है, किसी जीव की, है ना, प्लांट भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, तो किसी जीव का जो भ्रूणी परिवर्धन है वो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी उसके पूर्वजों के जो स्टेजेस गुजरे उस स्टेजेस को रिपीट करता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म रिट्रेस द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज। जैसे हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए कोई एक जीव है, मान लीजिए मनुष्य ही लेते हैं, तो मनुष्य का देखो विकास कैसे होता है, भ्रूणी विकास कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो गैमेट होते हैं, गैमेट के फर्टिलाइजेशन के पश्चात, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है कि जाइगोट होता है। तो जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, एक कोश की होता है ना, एक कोश की हुआ यानी कि प्रोटोजोआ जैसे हुआ, और वो जो होता है एक कोश की होता है, साथ ही यूकैरियोटिक होता है, ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक है ना, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों यूकैरियोटिक है। समझे, सारे जो ऑर्गेनिज्म होने, जो ऑर्गेनेल्स होने चाहिए वो सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो जो जाइगोट होता है वो यूकैरियोटिक होता है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मतलब उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें गोल्गी बॉडी, उसमें एंडोप्लाज्मिक, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये सब पाए जाते हैं, है ना, यानी कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसके बाद जो उसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज होकर के मारुला बनता है। तो मारुला जैसे कैसे होता है, जैसे कि मारुला बनता है, प्लास्टुला बनता है। तो जैसे क्लेमाइडोमोनास की जो कॉलोनी होती है, अब उसमें से जो फ्लैजिला को आप हटा दीजिए तो मारुला बन गया। उसमें एक कैविटी बन गई, अंदर एक कैविटी बन गई, जो उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, जिसको स्पंजोसील, स्पंजेस में जो कैविटी बनती है स्पंजोसील जिसको कहते हैं, वो कैविटी बन गई, प्लास्टुला बन गया, जिसमें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उस कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। फिर उसके बाद पाई लेयर बनता है, फिर उसमें थ्री जर्मिनल लेयर डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसमें सबसे, जैसे कॉर्डेटा है तो सबसे पहले उसमें जो कॉर्डेटा के लक्षण है विकसित होंगे, जैसे गिल्स का बनना, वर्टिब्रल कॉलम का पहले नोटोकॉर्ड बनेगा, फिर वो वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई होगा, गिल्स का डेवलपमेंट होगा, टेल पाई जाएगी। अब जैसे जैसे कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे जैसे तो जो गिल्स थे हमारे यहाँ पर करते थे, जो पेरेंट्स में जो गिल्स करते थे वो मॉडिफाई हो गए एंडोक्राइन सिस्टम में, वो जो थी वो छोटी और उसके बाद इंटरनल टेल। तो इस प्रकार से ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी ये कहती है कि कोई एक जीव जो होता है वो जीव अपने भ्रूणी परिवर्तन के दौरान जो दूसरे अपने जो वो होते हैं, जो एंसेस्टर उनके जो पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों के लक्षणों को दोहराता है। ठीक है, ये होता है क्या, ये था ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, इसके बाद चौथी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, वो थी वॉन बियर लॉ। इसको दिया था कार्ल हंस रिटर वॉन बियर एल्डर वॉन हुफर। कोई रिपीट कर सकता है, देख के रिपीट करो, माइक ऑन करो, रिपीट करो। कार्ल हंस रिटर वॉन बियर एडलर वॉन हुथोर। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं वॉन बियर, ध्यान रखें। ठीक है, वॉन बियर, ये तो इसका नाम दिया है वॉन बियर लॉ। इसका जन्म हुआ था फरवरी 1792 में, और इसकी मृत्यु हुई थी तो ये जो था, इसने जो मतलब वॉन बियर जो था, इसने बड़े ये एक नेचुरलिस्ट था उस समय जो था, बहुत सारे मतलब एक व्यक्ति जो होता था बहुत सारे काम करता था, नेचुरलिस्ट भी था, बायोलॉजिस्ट भी था, जियोलॉजिस्ट भी था, मीटीरियोलॉजिस्ट भी था, है ना, जियोग्राफर भी था, और इसने एम्ब्रियोलॉजी को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसने यूरोपियन रशिया और स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह जो है, ये इसकी खोज की थी कैसे खोज की थी, वो तो पहले से था, जैसे इसने वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी ना, वैसे इसने रशिया और स्कैंडिनेविया की खोज की। ठीक है, ये रशियन एकेडमी ऑफ साइंस का मेंबर भी था, को फाउंडर, रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी फाउंडर भी था,
और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी, एंटोमोलॉजिकल यानी कीट विज्ञान का ये अध्यक्ष भी था, और ये बाल्टिक जर्मन साइंटिस्ट भी वहाँ का था। इस वान बियर लॉ का समझ लो ये था क्या वान बियर लॉ। इसमें ये बताया उसने कि जनरल कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप अपीयर फर्स्ट इन डेवलपमेंट एंड स्पेशल फीचर आफ्टरवर्ड। मतलब समझ लो कि एक किसी जीव में जब भ्रूणी परिवर्धन हो रहा होता है उस समय उसके जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी ऑन्टोजेनेरी के पिछले फाइलोजेनी कि जनरल कैरेक्टर मतलब कार्डेटा के कैरेक्टर, जैसे पहले प्रोटोजोआ के कैरेक्टर, फिर प्रोटोजोआ के बाद इससे जो उसके बाद जो धीरे धीरे जो डेवलप होने वाले कैरेक्टर हैं जो अब दूसरे फाइलम में इसके क्या नाम अपना पॉरीफेरा, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर इसमें एनिलिडा, फिर उसके बाद काइनोडर्मेटा। इस प्रकार से जो कैरेक्टर जो धीरे धीरे जो डेवलप होते हैं उसमें ये इसका कहना था वान बियर का कि जनरल कैरेक्टर होते हैं। जनरल कैरेक्टर यानी इसमें दूसरा उस आगे कह रहा है कि जो फाइलम के कैरेक्टर है, फाइलम के कैरेक्टर सबसे पहले डेवलप होंगे, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए मनुष्य का डेवलपमेंट हो रहा है तो मनुष्य के डेवलपमेंट में सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा, जो 5 कैरेक्टर हम कार्डेटा की बोलते हैं, यानी कि कौन से फेरेंजियल गिल्स अपीयर होगा, और कॉर्ड वो बनेगा, नोटोकॉर्ड बनेगा, पोस्टनल टेल बनेगी, जो हार्ट वेंट्रल पाया जाएगा। इस प्रकार ये जो जनरल कैरेक्टर हैं वो पहले विकसित होंगे। उसके बाद फिर इसके क्लास मेमिलिया के कैरेक्टर विकसित होंगे। तो क्लास मेमिलिया के कैरेक्टर जैसे कि डायफ्राम का बनना, है ना, तो शरीर में बाल होना, मतलब त्वचा में बाल होना, और इसमें ब्रेन में जो होता है कार्पस कैलोसम का विकसित होना, एक्सटर्नल ईयर विकसित होना, ये जो कैरेक्टर हैं ये कैरेक्टर विकसित होंगे। ये कैरेक्टर क्या होंगे। अब इसके बाद मेमिलिया के कैरेक्टर के बाद प्राइमेटा के कैरेक्टर के बाद होमोनिडी के कैरेक्टर विकसित होंगे। होमोनिडी के बाद फिर होमो सेपियंस के कैरेक्टर। तो इस प्रकार से जो बियरला क्या कहते हैं कि जो जनरल कैरेक्टर हैं वो पहले विकसित होते हैं, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी कि जो प्रजाति विशेष के जो लक्षण हैं वो लक्षण बाद में धीरे धीरे। ठीक है, और उसके बाद उसने एक चीज और कही थी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज रिजेंबल द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एंसेस्टर। ध्यान रखना कि जो उसके ये यहाँ पर इसने एक बात ये कहा था कि ध्यान रखना कि वान बियरला जो था वो 1789 का, ठीक है, यानी लेमार्क से पहले का है। और जो बायोजेनेटिक लॉ है ये बायोजेनेटिक लॉ यानी कि अनस्टिकल वाला जो लॉ है ये बायोजेनेटिक लॉ रिकैपिटुलेशन है, ये 1834 के बाद की, यानी कि ये डार्विन के बाद की। ठीक है, तो जो इसकी जो वान बियरला जो था ये ज्यादा पुराना है। इसने ये कहा था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लक्षण विकसित होते हैं ये अपने पूर्वजों के एम्ब्रियोनिक लक्षण के समान होते हैं, न कि एडल्ट के लक्षण के समान। ठीक है, बड़ी बात कही थी इसने कि एडल्ट के लक्षण रिपीट नहीं होते, भ्रूण के लक्षण रिपीट होते हैं। ठीक है, जबकि वॉन बियर इसने बायोजेनेटिक लॉ में क्या कहा था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने पूर्वजों के लक्षणों को यानी एडल्ट के लक्षणों को ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद 5वीं थी म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिसने पूरे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को बदल के रख दिया था। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने, इसका जन्म हुआ था 1848 में, मृत्यु हुई थी 1935 में। एम्स्टर्डम में हॉलैंड बेस्ड हुआ था। ये डच मतलब बॉटनिस्ट और जेनेटिसिस्ट था, और जिसने आइनोथेरा लेमार्कियाना जो है ना, ये आइनोथेरा के ऊपर इसने लगातार कई सालों तक के 8 सालों तक के इसके ऊपर उसने वो किया था, प्रयोग किया था आइनोथेरा के ऊपर। और उसने 8 वेराइटी के में उसको आइनोथेरा जो है ना इवनिंग प्रिमरोज जिसको बोलते हैं उसके उसने उसकी अलग अलग 8 प्रजातियों को अलग अलग किया था उसके लक्षणों। ठीक है, तो अब उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिज्म विद न्यू कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड देम टू देयर प्रोजेनी। ठीक है, ध्यान रखना ना, ये बात वही कह रहा है जो बात मेंडल ने कहा था कि जो जीव होता है उसमें लक्षण उसके किसमें जाते हैं, उसके डिसेंडेंट यानी उसकी प्रोजेनी यानी उसकी संतानों में जाते हैं। ठीक है, ये बात तो सबसे पहले किसने कहा था, ध्यान रखो, इस बात को सबसे पहले कहा था लेमार्क।
ठीक है, क्या कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लक्षणों की वंशागति के बारे में सबसे पहले लेमार्क ने सिस्टमेटिकली कहा था। कहने को तो सबसे पहले किसने, अरस्तु से पहले उसने ये यूफ्रेटिस ने कह दिया था इस चीज कि इसकी संतान ये होगी, मतलब आदमी का बच्चा आदमी होगा, शेर का बच्चा शेर होगा, जाम होगा, आम के पेड़ से आम होगा, है ना। यूफ्रेटिस ने उस समय कह दिया था। लेकिन सिस्टमेटिकली सबसे पहले इस बात को कहा था किसने, लेमार्क ने कहा। तो यही बात को दोहरा रहा है, लेकिन आगे थोड़ा सा अंतर आ रहा है। देखो, ईच ऑफ द फॉर्म कॉल्ड म्यूटेंट एंड न्यू कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड म्यूटेशन। जो नए कैरेक्टर जो विकसित होते हैं वो कैरेक्टर म्यूटेंट कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कहा था किसने, ह्यूगो ड्यूफ्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी। ये म्यूटेशन थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसने आगे चल करके जो डार्विन थ्योरी थी, डार्विन थ्योरी को भी बदलने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, इसने यहाँ एग्जांपल में बताया कि एक नॉर्मल कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उसने आइनोथेरा का लिया था। ये नॉर्मल प्लांट है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड हो रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही ना लक्षणों की, सेल्फ पॉलिनेटेड है, यानी उसी प्लांट का एंथर जो है उसी प्लांट के ओवम को ये क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा, या मतलब फर्टिलाइज करेगा, उससे बना सीड। वो सीड से दो प्रकार के नए प्लांट बने। बहुत बड़ी मात्रा में बने क्या, नॉर्मल प्लांट, लेकिन थोड़ी मात्रा में बने कौन से, थोड़े से अलग वाले प्लांट। जो सामान्य रूप से पाए जाने वाले प्लांट थे, जो अपने माता पिता के समान थे, ठीक है ना, अपने पेरेंट प्लांट के समान थे, उनको तो अलग कर दिया गया। लेकिन जो थोड़े से अलग दिखने वाले प्लांट थे, वो थोड़े से अलग दिखने वाले प्लांट को फिर से सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, उनसे जो सीड बने उसमें भी बहुत ज्यादा जो थे अलग, और बहुत ज्यादा जो थे अलग दिखने वाले कुछ यहाँ पर जो प्लांट मिले, जो नए लक्षणों वाले प्लांट मिले। तो इस नए लक्षणों वाले प्लांट को, नए लक्षणों वाले को, इस प्रक्रिया को उसने म्यूटेशन और सडन लार्ज चेंजेस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ध्यान रखना क्या कहा इसने। हम अभी क्या कहते हैं कि स्लो एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द प्रोजेनी और ऑफ ए स्पीशीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। किसी एक जीव के संतानों में धीरे धीरे लगातार होने वाला परिवर्तन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैविक विकास कहलाता है। इसके ठीक उल्टा जो डिवरीज था उसने ये कहा कि सडन लार्ज चेंज, क्या कहा उसने, सडन लार्ज चेंज और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है कि भाई अगर जिराफ की गर्दन है वो लंबी होती जा रही है, जिराफ की गर्दन धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। आज से 1 करोड़ साल पहले जो जिराफ था वो बकरी जैसा था, और 1 करोड़ बाद वो धीरे धीरे 1 करोड़ साल में उसकी गर्दन जो थी वो 8 फीट 10 फीट लंबी थी। ठीक है ना, तो ये एक क्रमिक और निरंतर और धीरे धीमा परिवर्तन। लेकिन ये म्यूटेशन क्या कह रहे हैं कि अचानक होने वाला परिवर्तन थी, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, that are heritable and accumulate through generation resulting formation of new species। इसके कारण से नई प्रजातियों का विकास होना। ठीक है, सबसे बढ़िया और लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं कोरोना का। ठीक है, कोरोना जो था आज से 6 महीना पहले हम कोरोना को जानते भी नहीं थे। बस ये था कि कोरोना एक वो है वायरस है, जो विभिन्न प्रकार के कोरोना होते हैं। लेकिन ये वाला जो कोरोना है जिसको हम कोविड-19 नाम दिया गया है, कोरोना वायरल डिजीज 19 जिसको नाम दिया है, ये सबसे पहले दिसंबर में चाइना में देखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर जनवरी में पहली बार इंडिया में, फरवरी में इंडिया में आया, और इसके बाद स्थिति ऐसी भयंकर हुई, भयानक हो गई कि आप पिछले 6 महीने से देख रहे हो कि आज हमको इसमें क्लास लेना पड़ता है, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, अब ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो क्यों अभी तक ये डेवलप नहीं की जा सकती है, बहुत बड़ा कारण ये है कि ये कोरोना जो वायरस है ये लगातार अपने आप, यानी लगातार म्यूटेशन हो रहा है। हर तीसरे दिन चौथे दिन उसमें एक म्यूटेशन हो जाता है, यानी इवोल्यूशन कितना फास्ट हो रहा है सोचिए आप। इवोल्यूशन लाखों करोड़ों साल में होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कोरोना क्या कर रहा है, हर तीसरे चौथे दिन एक नया म्यूटेशन उसमें उत्पन्न कर रहा है। तो ये थी वान बियर लॉ। ठीक है, और छठवीं थी जर्म प्लाज्म थ्योरी, जिसको दिया था अगस्त मान ने। इसने ये कहा था कि जो वो होते हैं, जो भी कोई जीव होते हैं, प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार का होता है, जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो कि
गैमीट में पाया जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। सोमेटोप्लाज्म वो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सोमेटोप्लाज्म यानी हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जर्मप्लाज्म यानी स्पर्म और ओवम में या एंथर में और ओवम में पाई जाने, ओवरी में पाई जाने वाली जो लक्षण है वो होता है जर्मप्लाज्म। तो तीसरी चीज उसने कहा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या चीज है कि जर्मप्लाज्म में पाए जाने वाले, ध्यान रखना जरा इसको भी, जर्मप्लाज्म में पाए जाने वाले कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, उसको उसने डिटरमाइनर कहा। ठीक है, अब जरा देखो इसका समय देखो, जो बीजमन था उसका जन्म हुआ था 1834 में। ठीक है, तो इसने जो थ्योरी दिया था ये था किम प्लाज्म, दास किम प्लाज्म नाम से तक लिखा था उसमें 1892 है ना, उसमें इसको उसने दिया था, थ्योरी दिया था, नेचर मैगजीन में छपा था 1892 में दिया था। उस समय तक के क्रोमोसोम सिर्फ ये मालूम था कि क्रोमोसोम जैसी चीज होती है, जीन, और उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, तो उसने उसको डिटरमाइनर्स नाम दिया था। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म जो था, ये जर्म प्लाज्म में जो लक्षण है वो डिटरमाइनर्स के रूप में संचित होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, इसको उसने जर्मप्लाज्म थ्योरी कहा। इसको उसने कहा था कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, कि जो जर्मप्लाज्म होता है वो कंटिन्यू होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, लेकिन सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो एक बॉडी में जब जमा हुआ लेकिन वो दूसरी बॉडी में दूसरे उसके संतानों में नहीं जा पाता है। तो सोमेटिक सेल में जो पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाते। ठीक है, तो इसको इसने इसे कहा था जर्मप्लाज्म थ्योरी। ठीक है, तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी जो थी